हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 3। इससे पहले मैंने स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ये तीनों ही चैप्टर कंप्लीटली अपलोड कर दिए हैं। आप आराम से प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख सकते हो। और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा प्लेलिस्ट में, आप उसे भी देख सकते हो। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों ने जो हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन था उसको हमने कर लिया है। आज जो हमारा पार्ट होगा वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का होगा। ठीक है। वैसे तो ये वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही सही है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही ये ज़्यादा वैल्यूएबल होगी। पर अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमें हिंदी में ही लिखा हुआ चाहिए, हिंदी का ही चाहिए, तो मैंने उनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां पर देख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जिन बच्चों को ये पीडीएफ जो है वो चाहिए तो वो भी अपना देख ले, मैं पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप ये पीडीएफ भी डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमें पढ़ना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मैं इसी पार्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फुल्ली कवर करूंगा, तो अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो ज्यादा वो मत करना कि इतनी लंबी वीडियो क्यों है, क्या है, मैं पूरी तरह से कंप्लीटली कवर कर लूंगा। ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है कि आप आज पैसा लगाते हो, आज अपनी आपकी कोई इनकम है, आप उस इनकम को कहीं पर इन्वेस्ट करते हो और वो इन्वेस्ट से क्या होता है आपको आगे जाके फ्यूचर में आपकी अर्निंग होती है। यही होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है आज के पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां से फ्यूचर में अर्निंग हो, यही होती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है वो इसी चीज से रिलेट करता है। इट रिलेट्स हाउ द फर्म्स फंड, यानी फर्म का जो पैसा है, जितना भी पैसा है, फंड है, वो किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए अलग अलग एसेट्स में। ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकती है या शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। जो लॉन्ग टर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, और जो शॉर्ट टर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है। ये होती है कैपिटल बजटिंग। लॉन्ग टर्म वाली कौन सी होती है? कैपिटल बजटिंग। शॉर्ट टर्म वाली होती है वर्किंग कैपिटल। तो क्या बोला हुआ है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्यों कहते हैं ये? क्योंकि इसमें ना ह्यूज अमाउंट लगा होता है, और ये ऐसा अमाउंट होता है जो कि इरिवर्सिबल होता है, यानी जिसको वापस नहीं लिया जा सकता। एक्सेप्ट एक सिचुएशन है जब ये वापस आ सकता है। कब? जब आप बहुत ज्यादा कॉस्ट लगाओ या बहुत ज्यादा लॉस लेना चाहो, या तो लॉस समझ लो या तो ह्यूज कॉस्ट समझ लो, तभी आप अपने पैसे को इसके अंदर से वापस ला सकते हो। तो लॉन्ग टर्म जो होता है वो क्या होता है, इसमें ह्यूज अमाउंट लगती है और ये इरिवर्सिबल होता है, एक्सेप्ट अगर आप उस पर ह्यूज कॉस्ट लगाते हो, तो अगर आप और एडिशनल खर्चा करोगे तो ही आप इसे वापस ला सकते हो। ठीक है। एक जो बिजनेस होता है उसके जितना भी बिजनेस रिस्क होता है वो किस पे डिपेंड करता है? इसी लॉन्ग टर्म वाले कैपिटल बजटिंग डिसीजन पे ही बिलोंग करता है। फर्म का जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ये क्या होता है? ये डे टू डे वर्किंग जो होती है बिजनेस की उसके लिए ये काम करता है। ठीक है। इस इन डिसीजंस की वजह से क्या होता है, लिक्विडिटी कंपनी की और प्रॉफिटेबिलिटी जो है उस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है। किसकी वजह से? वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जो कि क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है? वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जिससे क्या होता है कंपनी के किस पे इफेक्ट आता है? लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे। डन। अब कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे फर्क पड़ता है? तो सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है कैश फ्लो। देखो, अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर नंबर 1 दे रखा है, नंबर 2 दे रखा है, नंबर 3 दे रखा है, तो आप ये देखोगे कि कौन सी जगह से कैश फ्लो जो है सबसे जल्दी वापस आ रहा है, यानी लेस टाइम में कौन मैक्सिमम रिटर्न दे रहा है, कहां से ज्यादातर रिसीट आ रही है, कहां से ज्यादातर पैसा आ रहा है। आप उस पॉइंट को, उस ऑप्शन को चुनते हो। तो कैश फ्लो क्या कह रहा है? द सीरीज ऑफ कैश रिसीव्ड एंड पेमेंट ओवर द लाइफ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल शुड बी कंसीडर्ड एंड एनालाइज्ड फॉर सेलेक्टिंग द बेस्ट प्रपोजल। यानी आपके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं, आप हर ऑप्शन में ये देखते हो कि भाई कितना कितना पैसा आने वाला है और कितने साल में आने वाला है। तो जहां पर कम टाइम में सबसे ज्यादा पैसा आप निकाल सकते हो, आप वहीं पर क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट करोगे। जैसे यहां पर दे रखा है नेट कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 3 इन्वेस्टमेंट दे रखी है और तीनों 10-10 साल के लिए, ये भी 10 साल के लिए, ये भी 10 साल के लिए, ये भी 10 साल के लिए। ठीक। तो यहाँ पर कम टाइम वाला तो ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस वाले में हमें 5 लाख का रिटर्न मिलेगा, इसमें 2 लाख का और इसमें 7 लाख का। तो सीधी सी बात है, जिसमें 10 साल में ही मुझे
7 लाख का रिटर्न मिलेगा मैं वही लूंगा। तो कम टाइम ज्यादा रिटर्न, बस ये याद रखना, लेस टाइम लगना चाहिए और मोर रिटर्न होना चाहिए, वो ऑप्शन हम लोग चुनते हैं। डन। तो इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन प्रपोजल टू एज द नेट कैश फ्लो इनफ्लो इज मोर। ठीक। सेकंड होता है रेट ऑफ रिटर्न। देखो किसी भी चीज का जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो कैसे निकालते हो कि आप जो आपने इनिशियली कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट की थी। मान लो कि आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी और टोटल रिटर्न कितने का आ रहा है, मान लो 50 लाख का रिटर्न आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, तो इससे आपको क्या निकल के आता है, 500%। ये परसेंटेज जो निकल करके आते हैं, ये तो मैंने बोल दिया, हालांकि इतना ज्यादा होता नहीं है, 500 गुना कहीं से रिटर्न आना बहुत बड़ी बात है। ये एक एग्जांपल था, तो मैंने बस हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल बता दिया है आपको। तो रेट ऑफ रिटर्न जो है जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा होगा आप उसे देखोगे, ठीक है। पहले वाले हमने क्या बोला, जहां पर कैश इनफ्लो ज्यादा होगा वो लेंगे। इसमें क्या बोल रहे हैं, जिसमें रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, मतलब द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ईच प्रपोजल एंड रिस्क इन्वॉल्व्ड इन देम शुड बी टेकन इनटू अकाउंट टू सेलेक्ट द बेस्ट प्रपोजल। आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि भैया कौन सा प्रपोज चुने जिसमें सबसे कम रिस्क हो और सबसे ज्यादा रिटर्न हो। जैसे यहाँ पर आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देख रहे हो, तो क्या देख रहे हो आप कि सबसे ज्यादा रिटर्न कौन सा दे रहा है, नंबर 2। तो हम किसको चुनेंगे, नंबर 2 को, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न सबसे ज्यादा मिल रहा है। ठीक। थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। इसका मतलब क्या है कि आप अलग अलग तरीके से करते हो कैपिटल बजटिंग को। क्या बोला हुआ है, द वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल बजटिंग। यानी बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, यानी कैपिटल बजटिंग के हिसाब से ही इवेल्युएट की जाती है। जिसके अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं कि भैया उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है, इंटरेस्ट रेट कितना है, कैश फ्लो क्या है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रिस्क इन्वॉल्व क्या है प्रोजेक्ट में, ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं। इन सब को कैलकुलेट करने के बाद जो बेस्ट डिसीजन लगेगा आप उसको सेलेक्ट करोगे। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसे कौन सी टेक्निक से करोगे जज, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और उसमें आप क्या क्या चेक करोगे कि आप इन्वेस्टमेंट कितने की कर रहे हो, कितने का इंटरेस्ट रेट है, कितने का कैश फ्लो है, क्या रेट ऑफ रिटर्न, और सारी चीजों को देख करके बेस्ट ऑप्शन को आप चुनोगे। ठीक। और अगर कुछ नहीं करना तो आप क्या देखोगे, रिस्क, और जिसमें सबसे लेस रिस्क होगा, लीस्ट रिस्क होगा, उसी को आप चुनोगे। इफ द की क्राइटेरिया टू बी कंसीडर्ड व्हाइल चूजिंग द इन्वेस्टमेंट चैनल इज रिस्क, यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप ये देखते हो रिस्क, और जिस केस में रिस्क सबसे कम होता है हम उसको चुन लेते हैं। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल सी बात। अब हम बात करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट का खर्चा कहाँ कहाँ करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का बेसिकली वैसे तो है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट को और दो पार्ट में बांटा जाता है एक अलग तरीके से, दैट इज फिक्स्ड असेट्स एंड नेट करंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स यानी नेट करंट असेट्स। अब देखो, अगर आप लोग कॉमर्स के बच्चे हो तो आपने अकाउंटेंसी पढ़ी हुई है, अकाउंटेंसी पढ़ी हुई है तो फिक्स्ड असेट्स तो आपको पता ही है और करंट असेट्स के बारे में भी आप लोगों को पता ही है। फिर भी मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ी थोड़ी आपको बता देता हूँ। फिक्स्ड असेट्स हमने पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है, इसमें ज़्यादा अमाउंट लगती है, ह्यूज अमाउंट लगती है। करेक्ट। फिक्स्ड कैपिटल रेफर टू द इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। दीज आर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि लैंड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, जो कि लंबी ड्यूरेशन के लिए होती है, वही फिक्स्ड एसेट्स होती है। दे मस्ट बी फाइनेंस्ड थ्रू द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल। यानी बोला है कि अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल खरीदना है तो आप नॉर्मली कैपिटल बजटिंग को यूज करो, क्योंकि बोला हुआ है ना कि लॉन्ग टर्म सोर्स, और लॉन्ग टर्म सोर्स कौन से होते हैं, कैपिटल बजटिंग वाले होते हैं हमारे, यानी इक्विटी हो गई, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है। डिसीजन रिलेटेड टू द फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व ह्यूज कैपिटल एंड आर नॉट रिवर्सेबल विदाउट इनकरिंग हैवी लॉसेस। मैंने आपको ये पहले भी बोला था, जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, ये लॉन्ग टर्म है, फिक्स्ड असेट्स लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, तो जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं वो क्या होते हैं, उनको आप इरिवर्सेबल होते हैं, वो इरिवर्सेबल। ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट, या तो आप उस पर ह्यूज कॉस्ट लगाओ या तो आप उस पर हैवी लॉस उठाओ। ठीक है, क्लियर हो गई बात। देन बोला हुआ है फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से हम लोग फिक्स्ड कैपिटल लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला आता है नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है,
तो अगर आप बात करते हो आपका बिजनेस कैसा है, आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग वाला है या ट्रेडिंग वाला है। मैन्युफैक्चरिंग जब आप कोई सामान बना रहे हो, ट्रेडिंग जब आप सामान सिर्फ बेचने की बात कर रहे हो। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है, जो जहां पर कंपनियां लगती है, फैक्ट्री लगती है, उन्हें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है फिक्स्ड एसेट्स की। ठीक है, तो उनको बहुत ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल भी चाहिए होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उन्हें प्लांट लगाना है, लैंड चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। लेकिन जो ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं, जो सिर्फ लेन देन वाले होते हैं, उनको लेस फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि उनको परचेज प्लांट और मशीनरी वगैरह की जरूरत नहीं होती है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू परचेज प्लांट और मशीनरी। उन्हें प्लांट और मशीनरी बनानी नहीं है, सामान तो ये बनाएगा, इनका काम तो सिर्फ बेचने का है ना। तो ट्रेडिंग वालों को लेस फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, और इनको मोर फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। ठीक है। सेकंड, स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल, अब सीधी बात है, बड़ी कंपनी होगी तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, छोटी कंपनी होगी तो, यानी कि लार्ज स्केल को ज्यादा चाहिए और स्मॉल स्केल को कम चाहिए। सिंपल सी भाषा में ये तो एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑपरेट कर रही है ऑन अ लार्ज स्केल रिक्वायर्स मोर फिक्स्ड कैपिटल, जबकि एक छोटी जो होगी वो स्मॉल स्केल पे कर रहेगी तो उसको कम चाहिए होगा। ठीक है, क्या बोला हुआ है, एज कंपेयर्ड टू एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉल स्केल। जो स्मॉल स्केल पे होगी उसे कम चाहिए, जो लार्ज स्केल पे होगी उसे ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। जैसे कि एक लार्ज स्टील एंटरप्राइज जो है, लार्ज स्केल स्टील एंटरप्राइज जैसे टिस्को, उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। कैसी, फिक्स्ड कैपिटल पे, या फिक्स्ड एसेट्स पे। फिक्स्ड एसेट्स पे ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए कंपेयर टू अ मिनी स्टील प्लांट। डन। देन हम बात करते हैं चॉइस ऑफ टेक्निक की। आप किस तरीके से सामान बना रहे हो, तो देखो, अगर आप कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लाते हो, कैपिटल इंटेंसिव जहां पर आप कैपिटल ही बहुत ज्यादा लगा रहे हो, तो जो कैपिटल इंटेंसिव है तो कैपिटल ज्यादा लगेगा, मोर कैपिटल लगेगा। और अगर लेबर इंटेंसिव है तो उसके अंदर कम लगेगा। तो लेबर इंटेंसिव में लेस कैपिटल चाहिए, लेस फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, जबकि कैपिटल इंटेंसिव में मोर फिक्स्ड असेट्स या फिर फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर हो गया। An organization using capital intensive technique require more investment in plant and machinery as compared to an organization using labor intensive technique. हो गई। देन हमारी बात आती है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की। जो आप टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहते हो, तो अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका जो असेट है वो जल्दी ऑब्सोल्यूट हो जाता है, यानी खराब हो जाता है, सिंपल सी भाषा में कहते हैं खराब हो जाता है या आउट ऑफ यूसेज हो जाता है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसके असेट जल्दी खराब हो रहे हैं, तो उसको क्या चाहिए होगा, उसे मोर फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगा, उसे मोर फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगा। और अगर कोई ऐसा है जिसके लॉन्ग टर्म चलेगा तो उसे लेस फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग असेट्स विच बिकम ऑब्सोलीट फास्टर, यानी जो जल्दी खराब होते हैं, रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल कंपेयर टू दी अदर ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल। देन आता है हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का मतलब ये कंपनी के ग्रो करने की बात है। कंपनीज हैविंग मोर ग्रोथ प्लान्स, यानी जिनको ज्यादा तुरंत जल्दी जल्दी बढ़ना है, उनको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। इन ऑर्डर टू एक्सपेंड प्रोडक्शन कैपेसिटी मोर प्लांट एंड मशीनरी आर रिक्वायर्ड, यानी एक कंपनी चाहती है कि भैया एक साल के अंदर मैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मैं सबको कम कर लूं। और एक कंपनी जो कह रही है यार 5 साल में मैं पहले दिल्ली को ही कवर कर लूं। तो जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता चारों जगह जाना चाहती है, जिसका ग्रोथ प्रोसेस फास्ट है, उसको ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, इसको लेस फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। सिंपल सी भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डाइवर्सिफिकेशन। देखो, अगर कंपनी को डाइवर्सिफाई करना है अपने आप को, अगर कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहती है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन लेकर के आना चाहती है, तो उसे ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगा। टाटा को देख लो, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कंपनी, क्योंकि उसे फिक्स्ड एसेट्स चाहिए होंगे ना, प्लांट एंड मशीनरी डाइवर्सिफाई कर रही है, तो अलग अलग कंपनियों के लिए अलग प्लांट एंड मशीनरी वगैरह चाहिए होगी। तो अगर कोई डाइवर्सिफाइड है तो उसको ज्यादा चाहिए, अगर कोई डाइवर्सिफाई नहीं करती है तो उसको नहीं चाहिए। देन आता है फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव। जब अल्टरनेटिव का मतलब है कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जो ज्यादातर चीजों को परचेज ही कर लेती है, खरीद ही लेती है, तो उसको मोर फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, मोर फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन अगर कोई फर्म है जो कि चीजों को लीज पे ले लेती है, रेंट पे ले लेती है और उसको यूज करती है, तो उसको लेस चाहिए, लेस फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि उसे परचेज नहीं करना ना। तो वो अगर लीज पे लेती है या फिर रेंट पे लेती है तो वहां पर उसको कम चाहिए होगा। When an asset is taken on lease, the firm pays the lease rent and uses this.
and uses it, so the fixed capital requirement are low since the firm can avoid the required to purchase it. तो जो परचेस करती है उसे ज्यादा चाहिए, जो लीज वगैरह पे ले लेती है उसको कम चाहिए. लीज की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, लीज. ठीक है, उसको क्या चाहिए, लेस चाहिए, लेस फिक्स्ड कैपिटल. और सीधी सी बात है, कोलैबोरेशन एक से भले दो, ये 4 लग रहा है, रुको. हाँ, एक से भले दो. तो सीधी बात है, अगर एक इंसान अकेला बिजनेस कर रहा है तो उसको क्या चाहिए होगा, मोर फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगा. लेकिन अगर कोई कोलैबोरेट हो रहा है, यानी कि वो जॉइंट वेंचर में है, कोलैबोरेशन के अंदर है, तो वो क्या करेगा, उसको लेस चाहिए होगा, लेस फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगा. अब सीधी बात है, मैं अकेला मतलब अकेला किसी उबर वगैरह को बुक करता हूँ, अगर अकेला कोई टैक्सी या कैब, अच्छा टैक्सी बोलूंगा तो गरीब लगूंगा ना, अच्छा अकेला कोई कैब बुक करता हूँ तो मेरे को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, मोर स्पेंट होगा मेरा. और लेकिन अगर मैं शेयर वाली करता हूँ तो मेरा लेस स्पेंट होगा. सिंपल सी भाषा में. तो जॉइंट वेंचर वगैरह में क्या होता है, लेस कैपिटल की जरूरत होती है. डन. तो यहाँ पर आपका फिक्स्ड कैपिटल वाला पोर्शन खत्म होता है. अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की. तो वर्किंग कैपिटल आप लोगों को पता ही है, ये शॉर्ट टर्म वाले डिसीजन होते हैं, है ना. वर्किंग कैपिटल क्या होता है, शॉर्ट टर्म वाले डिसीजन होते हैं, ये डे टू डे वर्किंग के लिए होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की. अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड एसेट्स, यानी फिक्स्ड एसेट्स को छोड़ करके हर बिजनेस को जरूरत होती है कि वो करंट एसेट्स में भी इन्वेस्ट करे. सारे कंपनियां जो फिक्स्ड एसेट्स में तो करते ही करते हैं, लेकिन वो करंट एसेट्स में भी करते हैं, उनके लिए मजबूरी है, ये करना ही पड़ेगा ये. और करंट एसेट्स होता क्या है, जो कि आसानी से कैश में बदला जा सके, या फिर कैश के इक्विवेलेंट बदला जा सके विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर ही जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सके. इससे क्या होता है, इससे कंपनी को क्या मिलती है, लिक्विडिटी मिलती है. कंपनी को क्या मिलती है, लिक्विडिटी. वर्किंग कैपिटल दो तरह के होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल. ठीक है, तो आप करंट एसेट्स में जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जितना भी आप करंट एसेट्स में पैसा लगा रहे हो, वो आपको कहलाएगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ठीक है, लेकिन अगर आप करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हो तो आपका आता है नेट वर्किंग कैपिटल. तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल. क्लियर, दे भी रखा है यहां पर वर्किंग कैपिटल. डन. अब हम बात करते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में अंतर क्या होता है. फटाफट पढ़ लेते हैं, 4 ही अंतर दे रखा है, कोई ज्यादा नहीं दे रखा है. ठीक है, नेचर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये फिक्स्ड कैपिटल होती है, द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रिमेन ब्लॉक्ड इन द बिजनेस, ये बिजनेस में फंसी रहती है. जबकि ये अमाउंट जो होती है वर्किंग कैपिटल की, ये रिवॉल्व करती है बिजनेस के अंदर, ये बिजनेस के अंदर ही घूमती रहती है. सॉरी, इधर से घुमा देते हैं, ऐसे घूमती रहती है. ठीक है, ये बिजनेस के अंदर ही घूमती रहती है. इसका फिक्स्ड कैपिटल से हम लोग फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, वर्किंग कैपिटल से हम लोग करंट एसेट्स खरीदते हैं. इसके मेन सोर्स क्या है, फिक्स्ड कैपिटल हमें कहां से मिलती है, शेयर, डिवेंचर्स, लोन और रिटेन्ड अर्निंग. ठीक है, जो कि वर्किंग कैपिटल के लिए हम लोग कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट वगैरह का यूज कर सकते हैं, सिंपल. और फिक्स्ड कैपिटल है तो टाइम पीरियड लॉन्ग टर्म होगा और ये शॉर्ट टर्म होगा. बस 4 अंतर है. और अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये छोड़ना चाहिए, है ना, छोटी सी चीज है. नाउ अब ये बोला हुआ है कि आपको कब कौन कौन से फैक्टर है जो कि इफेक्ट डालेंगे आपके वर्किंग कैपिटल के ऊपर, कि आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. तो आपको कब चाहिए ज्यादा और कब चाहिए कम, कौन सा वर्किंग कैपिटल, आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा कब चाहिए और आपको वर्किंग कैपिटल कम कब चाहिए. तो अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न चला रहे हो, यानी कि जहां पर आप बना रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह डाल रहे हो, तो वहां पर आपको फिक्स्ड कैपिटल भी ज्यादा चाहिए और वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए. जबकि ट्रेडिंग के लिए आपको फिक्स्ड कैपिटल भी कम चाहिए और वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए. सेम बात लार्ज स्केल के लिए आपको फिक्स्ड कैपिटल भी ज्यादा चाहिए और वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए. जबकि स्मॉल स्केल के लिए आपको फिक्स्ड कैपिटल भी कम चाहिए और वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए. बिजनेस साइकिल, अगर बिजनेस साइकिल में क्या होता है, हमारी बिजनेस ऐसे ही उठती है ना, ऐसे होता है, ये होता है ना, इंट्रोडक्शन होता है, बूम होता है, पीक पे जाता है, फिर फॉल करता है, फिर दोबारा उठता है, बिजनेस साइकिल. तो ये जो बूम वाला टाइम होता है, जो कंपनी मेरी बढ़ ही रही है, उस टाइम पे ज्यादा मेरे को वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा होता है. और अगर डिप्रेशन का आता है टाइम, ये जो टाइम है जिसमें कंपनी के प्रोडक्शन घट रही है, तो उसमें लेस प्रोडक्शन होता है, तो उसके अंदर लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए. अगर कोई चीज है, जैसे कि अभी आप देखो अप्रैल का महीना आने वाला है, तो अप्रैल के महीने में क्या होता है, बुक्स एंड बैग्स. ठीक है, इनकी चीज, इनकी डिमांड ज्यादा हो जाती है.
तो ऐसे सेशन में ये जो पीक सीजन होता है, यानी हर चीज का जो पीक सीजन होता है, उसमें ज्यादा डिमांड होगी तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। और जो नॉर्मल सीजन होगा, यानी जो पीक सीजन नहीं होगा, जो नॉर्मल टाइम चल रहा होगा, तो वहां पर लो डिमांड चाहिए होगी। जैसे सितंबर अक्टूबर के करीब बुक्स वगैरह बैग्स वगैरह पे इतना खर्चा नहीं होना होता ना, तो जो बुक्स वगैरह बैग वगैरह वाली कंपनी होती है वो भी इतने फटाफट नहीं निकालती, क्योंकि उन्हें पता है अप्रैल में ही चाहिए होगा ज्यादातर, या फिर एग्जाम टाइम पे चाहिए होगा। ठीक है, तो सीजनल फैक्ट है। या ठंड के कपड़ों की जो कंपनी होगी उसको वर्किंग कैपिटल कब चाहिए होगा? जब वो ठंड के कपड़ों का प्रोडक्शन कर रही है ना। जब वो विंटर क्लोथ्स बना रही है तो उसे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, जब वो विंटर क्लोथ्स नहीं बना रही तो उसे कम चाहिए। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, ठीक है। अगर आप क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हो, यानी कि अगर आप ज्यादातर उधार बेचते हो, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ कैश ले रहे हो तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। क्रेडिट अवेल्ड फ्रॉम सप्लायर्स, यानी आप जब सामान खरीद के लाते हो, अगर आप सामान सिर्फ कैश में खरीद के लाते हो, आप रॉ मटेरियल, ये तो हो गया प्रोडक्ट, जब आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। रॉ मटेरियल जब आप खरीद के लाते हो, अगर आप सिर्फ कैश में खरीद के लाते हो तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर आप उधार, आपको माल मिल जाता है, आपको रॉ मटेरियल उधार मिल जाता है, तो आपको कम चाहिए। देन आता है हमारा इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन। तो जो इन्फ्लेशन का टाइम होता है, जिसमें प्राइस वगैरह हाई जा रही होती है, रॉ मटेरियल वगैरह सब बढ़ रहा होता है, तो जहाँ पे ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। और डिफ्लेशन के टाइम पे लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, 5 से 6 पॉइंट है, याद कर लो, और बिना मतलब में अपने स्कोर को गंवाने से अच्छा है कि यहाँ पे स्कोर क्रिएट कर लो। ठीक है, थोड़ा सा ये इतना सा ही और रह गया है, फटाफट इसे भी निपटा देते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल की अगर हम बात करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग साइकिल हो गई, टर्न ऑफ वर्किंग कैपिटल हो गया, या ऐसा टाइम जिसके अंदर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से लेकर के डेटर से पैसा आने तक का जो टाइम होता है पूरा, कि रॉ मटेरियल हुआ, रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, फिर वहां से स्टॉक बना, स्टॉक से हमने सामान बेचा, सामान बेचने के बाद डेटर आया और डेटर से पैसा मिला, ये जो सर्कल होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो अगर लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल होगा तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। और अगर शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल होगा तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? कम चाहिए, क्योंकि पैसा जल्दी आ जाएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल, तो क्या बोला हुआ है? हायर लीड टाइम टू एक्वायर रॉ मटेरियल, सो हायर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वुड बी नीडेड। यानी कि सीधी बात है, वर्किंग कैपिटल कब ज्यादा चाहिए होगा? जब आपको ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदना हो। और जब आपको कम मटेरियल खरीदना हो तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। जब आपको रॉ मटेरियल कम रखना है तो कम लगेगा। ग्रोथ एस्पेक्ट, अब जिस कंपनी को ग्रो करना है तो उसको फिक्स्ड कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होता है, वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होता है। और जिसका लो ग्रोथ प्रोसेस है उसको फिक्स्ड कैपिटल भी कम चाहिए होता है और उसको वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए होता है। फिक्स्ड कैपिटल में भी हमने ये पढ़ा था ना। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर आपका कंपटीशन ज्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर आपका कंपटीशन कम है, आपका कंपटीशन मार्केट, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। क्योंकि जब कंपटीशन ज्यादा है तो आपको ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, और जो कम है तो कम स्टॉक रखना पड़ेगा। ठीक, दूसरा होता है प्रोडक्शन साइकिल। अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल लंबा है तब भी आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और अगर प्रोडक्शन साइकिल कम है तो तब भी क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। सिंपल, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ये सिंपल लिस्ट है। अगर आप इनमें से मैं नहीं कह रहा आप कंप्लीट याद करो, मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप कंप्लीट याद करो, बिल्कुल मत करो। 5 से 6 पॉइंट बना लो इसके, कि हाँ भाई वर्किंग कैपिटल इसमें ज्यादा चाहिए, इसमें कम चाहिए, बस 5 से 6 पॉइंट याद कर लो। कि उससे ज्यादा मार्क्स के तो क्वेश्चन भी नहीं आएंगे ना। ठीक है, 4 मार्क्स से ऊपर का तो क्वेश्चन भी नहीं आएगा, तो बस वहां से स्कोर करो और बात खत्म करो। ठीक है, एंड इसी के साथ हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगला जो पार्ट आएगा हमारा उसके अंदर हम लोग डिविडेंड डिसीजन कर लेंगे, और इसी के अंदर हम लोग चैप्टर को कवर भी कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो से क्वालिटी मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और जो वीडियो अपलोड करता रहूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखनी चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। आपको लगता है कि आपके पास मेरे लिए कोई एडवाइस है कि हाँ मैं इस तरह से वीडियो को और अच्छा बना सकता हूँ, या कोई सजेशन है आपके पास, ठीक है, या इवन कोई कंप्लेन है आपके पास, ठीक है, कि आप ये चीज़ अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ आप और अच्छे से पढ़ाओ, या ये पॉइंट हमें कराओ, ये पॉइंट आपने छुड़वा दिया है, ऐसे कोई भी कंप्लेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, ताकि मैं उसमें सुधार करके रेक्टिफाई करके अपनी वीडियोस को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बना सकूं। बाकी अगले पार्ट के साथ आता हूँ जिसके अंदर मैं इस चैप्टर को कवर कर लूंगा पूरी तरह से। सी यू सून, बी सेफ, स्टे सेफ, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।